नमस्कार मित्रों, मैं नरपत सिंह सुपर 7 की तरफ से कल की कड़ी में आज हम थोड़ा आगे वाला पड़ाव जो लेके आए हैं। कल हम पढ़ रहे थे पाषाण काल, जिसमें हम पढ़ चुके थे पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। तो आज अपना टॉपिक रहेगा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल को प्रारंभ करने से पहले हम कल का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो क्या है, तो इसका जो भी पृष्ठभूमि तैयार हो जाएगी तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। पाषाण काल, पत्थरों के काल को हमने पढ़ा था कि भारत के प्राचीन इतिहास को हम पाषाण काल के रूप में प्रारंभ से पढ़ते हैं, जिसको 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल वह काल है जहां वहां बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया जाता था और मानव हिमयुग की तरह रहता था, हिमयुग में रहता था और अपने शिकार पे ही निर्भर था और शिकार के अलावा उसके दूसरा कोई उसके पास साधन नहीं था भरण पोषण का। ठीक है। पूरा पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा था: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। उसके बाद मानव धीरे धीरे उसको घटनाएं घटित होती गई, तो मानव थोड़ा पशुपालन की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो पूरा पशुपालन की तरफ बढ़ा तो पुरातत्वविदों ने उसको मध्य पाषाण काल नाम दे दिया। तो मध्य पाषाण काल की जो महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है वो मानी जाती है पशुपालन। तो मनुष्य पशुपालन करके पशुओं के साथ रहने लगा, तो इससे उसके भरण पोषण में दिक्कत नहीं हुई। तो पशुओं के साथ उसने छोटे छोटे सूक्ष्म पत्थरों का उपयोग करने लगा, जिसे हम लघु औजार हैं, माइक्रोलिथ कहते हैं। वो मध्य पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है कि पशुपालन के साथ साथ वो माइक्रोलिथ या छोटे पत्थरों का उपयोग करने लगा था। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का जो इस शब्द का जो सबसे प्रथम प्रयोग, सबसे पहली बार इस शब्द का जो प्रयोग किया था सर जॉन लुबाक द्वारा किया गया था 1865 ईस्वी में, और इनकी पुस्तक थी प्री हिस्टोरिका टाइम में। तो मित्रों, नव पाषाण काल के जो प्रथम औजार प्राप्त किए थे वो किए थे ली मिसूरियर ने 1860 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में। मैं आपके सामने यहां लिख देता हूं, ली मिसूरियर 1860 ईस्वी में। 1860 ईस्वी में ली मैसूरियर ने नव पाषाण काल के जो उपकरण है वो सर्वप्रथम प्राप्त किए थे उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में। तो इस शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया वो सर जॉन लुबाक ने किया था 1865 में। इससे पहले ली मैसूरियर ने इस काल के उपकरणों को उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में ढूंढा था। तो नव पाषाण काल की जो महत्वपूर्ण घटना मानी जाए, जो मानी जाएगी, वो नव पाषाण काल में उसको नाम दिया गया। वो क्या है कि मनुष्य कृषि, पशुपालन तथा शिकारी तीनों रूप में इस काल में पाया जाता है। मध्य पाषाण काल में वो शिकारी भी था लेकिन पशुपालन भी था, पशुपालन भी करता था। लेकिन नव पाषाण काल में मनुष्य ने कृषि कार्य करना आरंभ कर दिया, जिससे उसका जीवन यापन होने लगा, उसके पशुओं को पशु के साथ रहने लगा तथा इसके जो कृषि के साथ साथ उसको स्थायी जीवन जीने का भी जो नया तरीका मिला वो नव पाषाण काल में मिला। तो नव पाषाण काल को हम इसके क्षेत्र के हिसाब से पढ़ेंगे, तो हम इसको 3 या 4 क्षेत्र में आराम से बांट के पढ़ सकते हैं। जो पढ़ने का सही तरीका रहेगा नव पाषाण काल कि हम इसको क्षेत्रों में बांट के पढ़ेंगे तो एक आसान तरीका रहेगा हमें याद करने का। तो पहला क्षेत्र हम बांटते हैं इधर उत्तर पश्चिम में मेहरगढ़ और रानागुंडई। ये मित्रों, मेहरगढ़ और रानागुंडई वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है। तो यहाँ जो साक्ष्य मिले हैं पूरा नव पाषाण काल के वो 7000 ईसा पूर्व मिले हैं। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जिसमें वहां गेहूं और जौ की खेती की जाती थी। ये मेहरगढ़ की प्राचीनतम साक्ष्य है। अगर कहीं भी कोई प्रश्न आता है कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो वो मेहरगढ़ में मिले हैं। मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है, जिसको हम ब्रेड बास्केट भी कह सकते हैं या बोमल नदी घाटी बोलते हैं, उस एरिया में पड़ता है मेहरगढ़। वहां से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। यहाँ कच्ची ईंटों के आयताकार मकानों में मानव रहता था। एक कृषि के साथ मानव ने मेहरगढ़ से ही वहां से स्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया। वहां एक जगह ही रहकर वो खेती करता था तथा अपना जीवन यापन करता था। पशुपालन मित्रों आपको बता ही चुके हैं कि वहां महत्वपूर्ण घटना है। नव पाषाण काल के साथ साथ कृषि के साथ पशुपालन के कारण ही वो कृषि करने लगा। मेहरगढ़ में ही या उसी एरिया में सर्वप्रथम चौक की जानकारी हुई, जिससे मानव बर्तन बनाने लगा। पहले तो हाथ से निर्मित बर्तनों का उपयोग करता था। ये 4500 ईसा पूर्व में मानव को चौक की जानकारी हुई, जिससे मनुष्य चाक के द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाने प्रारंभ किए। तो नव पाषाण काल की महत्वपूर्ण घटना में क्या होगा? कृषि और चौक की जानकारी तथा स्थायी जीवन, ये नव पाषाण काल में है। हम अंतिम में पढ़ेंगे कि इस काल की महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से, उसको हम क्रमवश पढ़ेंगे।
तो मेहरगढ़ के बाद हम उत्तर पश्चिम या उत्तर में पढ़ेंगे पहले काल में बुर्जम और गर्तावास और गुफकराल। बुर्जम और गुफकराल के एरिया को ही हम गर्तावास भी कह सकते हैं, क्योंकि बुर्जम जो होता है ये बुर्ज नामक एक वृक्ष होता है जो अधिकाधिक वहां पाया जाता है, इसके कारण इसको बुर्जम नाम दिया गया। बुर्जम पड़ता है मित्रों श्रीनगर से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में, तथा गुफकराल पड़ता है ये श्रीनगर से 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में। तो बुर्जम और गुफकराल की मुख्य बात क्या है, यहाँ धूसर मृद भांडों का उपयोग किया जाता था। मानव जो वहां मानव रहता था जो अपने कुत्ते पालता था, तो मानव जो मालिक होता था कुत्ते का उसके साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाया जाता था। ये यानी उत्तर इधर बुर्जम और गुफकराल की मुख्य बात है कि मानव के साथ उसके कुत्ते को दफनाना। अगर कहीं प्रश्न आता है कि मानव या मालिक के साथ उसके कुत्ते को दफनाना कहाँ की घटना है, किस काल की घटना है, तो नवपाषाण काल की घटना है। ठीक है। और गर्तावास इनको इसलिए बोला जाता था क्योंकि किसी झील के किनारे गड्ढे में मकान बना के ये लोग रहते थे, क्योंकि वो उत्तरी इलाका बहुत सर्दी वाला इलाका है। तो गड्ढे में मकान बनाने के कारण क्या होता है, जमीन की जो भी थोड़ी बहुत गर्मी मिलती है उसके कारण लोग क्या करते थे, वहां झील के किनारे या कहीं भी तो गर्मी बना के मकान बना के रहते थे। बुर्जम गुफकराल में क्या है, पोलिसदार पत्थरों का उपयोग किया जाता था और हड्डी के औजार पाए जाते थे। तो मित्रों नवपाषाण काल में 2 जगह ऐसी है जहां हड्डी के औजार मिलते हैं। हड्डी के औजारों के जो भी है उपकरण मिले, पहला तो बुर्जम या गुफकराल है, यहाँ मिले हड्डी के औजार। दूसरा पड़ता है चिरान जो वर्तमान बिहार में पटना के पास है, वहां हड्डी के औजार मिले हैं। तो एक बुर्जम और एक चिरान। ठीक है। तो बुर्जम की मेन बातें आपको बता दी है। दूसरा मृडबान मिले थे, मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। अगला पढ़ेंगे चिरान। ये अलग हम पढ़ेंगे उत्तर पश्चिम में, लेकिन चिरान को इसके साथ इसलिए बता दिया जाता हूं कि ये 2 ही जगह पूरे भारतवर्ष में थी जहां पे हड्डी के औजार पूर्व पाषाण नवपाषाण काल में मिले हैं। तो चिरान में भी हड्डी के उपकरण मिले हैं। जो हड्डी के उपकरण मिले वो हिरण के सींग से निर्मित होते थे, जिनको हम हड्डी के उपकरण कहा जाता है। ठीक है। और इनमें सिर्फ ये हिरण के सींगों के ही औजार मैक्सिमम मिले। चिरांद ऐसी जगह है जहां नवपाषाण काल में पत्थर के औजारों की कमी है, जहां पत्थर के औजार ज्यादा नहीं मिले, सिर्फ उनका हड्डियों के औजार ज्यादा मिले हैं, इसलिए चिरांद बहुत अधिक फेमस है। ठीक है। तो चिरांद को हम बुर्जम के साथ रख सकते हैं क्योंकि इन दोनों जगह पे ही हड्डी के औजार मिले और कहीं नहीं मिले। फिर हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। ये तो पूरा उत्तर पश्चिम भाग हो गया। ठीक है। दूसरा भाग हम पढ़ते हैं नवपाषाण काल का दक्षिणी भारत। तो दक्षिणी भारत में हम पढ़ेंगे गोदावरी नदी के दक्षिण तट पर, गोदावरी नदी के दक्षिण तट की तरफ जो भी है ग्रेनाइट की पहाड़ियां या पठारी भाग है, वहां ये मानव निवास करता था और वो वहां पर पत्थर की कुल्हाड़ी का उपयोग करता था। मतलब वहां जो पत्थर था उस पत्थर की कुल्हाड़ी बना के वो काम में ली जाती थी। तथा वहां मुख्य चीजें क्या है कि दक्षिणी भारत को हम नवपाषाण काल में रख सकते हैं। वहां मिट्टी की मूर्तिकाएं बनी हुई मिली है। ठीक है। जिसको हम फिगरिंग्स कहते हैं। इसके कारण पता लगाया जाता है कि यहाँ का जो मानव था दक्षिणी भारत का वो पशुपालक था। ठीक है। इसके कारण इसको हम नवपाषाण काल में रखते हैं कि ये जो इनकी मिट्टी की मूर्तिकाएं और पत्थर की कुल्हाड़ियां मिली है तो पशुपालक भी था, जिसके कारण इनको नवपाषाण काल की श्रेणी में रखा जाता है। दक्षिणी भारत के जो मुख्य जगह बताए जाए जो नवपाषाण काल की है, एक उतनूर पड़ता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का जो उतनूर है वहां कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। एक पिकली हिल है कर्नाटक में, वहां राख के ढेर मिले। अब राख के ढेर मिलना तो कुछ तो कहानी रही होगी वहां की। राख के ढेर मित्रों इसलिए मिले हैं कि वहां का जो मानव था वो पशुपालक था। पशुपालक के कारण वो मानव अपने एक स्थायी जीवन जीता था। जैसे उसने अपना यहाँ मकान बना दिया, मकान के चारों तरफ ऐसे ऐसे पत्थर लगा के एक जैसे बोलते हैं बाड़ा बना देता था ऐसे, और उसमें अपने वो पशुओं को यहाँ बांधता था। ठीक है। तो वो यहाँ सीजन वाइज फसल लेता था। इस मौसम में फसल लेनी थी, अगले मौसम में नहीं लेगा तो क्या करता था, इन भी ये जो लकड़ी के जो खूंटे वगैरह लगा रखे थे इनको निकाल के और आग लगा देता था। तो जो आग लगाता था उससे आग के राख के ढेर बनने हो गए। फिर वो आग लगा के साफ करके अगले मौसम के लिए वापस उसी जमीन को तैयार करता था। इसके कारण पिकली हिल और संगने कल्लू में क्या है, राख के ढेर मिले। किस लिए कि वो खूंटे गाड़ के पशुओं के लिए जगह बनाता था, फिर उसी को जला के और इकट्ठा करता था, इसलिए राख के ढेर मिले। वहां गोबर भी इकट्ठा करता था। ये पिकली हिल और संगने कल्लू की मुख्य बात है। तो ये ध्यान रखना मित्रों के कपास की खेती के साक्ष्य उतनूर में मिले तथा राख के ढेर पिकली हिल में मिले। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि पाषाण काल में राख के ढेर है वो कहां से मिले हैं, या नवपाषाण काल की जो राख पिकली हिल की महत्वपूर्ण बात क्या है तो वो राख के ढेर है। ये नॉर्मल यानी याद रखने के लिए है। तीसरा जो हम भाग में बांटेंगे
तो उत्तर हो गया, उत्तर पश्चिम, दक्षिण हो गया। अब हम उत्तर पूर्व बांटेंगे, तो उसमें हम ज्यादा कुछ साक्ष्य नहीं है। वहां सिर्फ असम की पहाड़ियों में तथा मेघालय की गारो पहाड़ियों में नव पाषाण काल के जो औजार है पत्थरों के वो मिले हैं। इसके कारण असम की पहाड़ियां और मेघालय की गारो पहाड़ियां ये भी प्रसिद्ध है कि वहां नव पाषाण काल के औजार मिले हैं। तो मुख्यतः हम इन 3 भागों में बांट सकते हैं। चौथा जो भाग हम ले सकते हैं वो उनको हम लेंगे ये मध्य भारत के पास। मध्य भारत मतलब आप दक्षिणी उत्तर प्रदेश बोल सकते हो या उत्तर प्रदेश का इलाका बोल सकते हो, वहां का। तो यहाँ की महत्वपूर्ण जगह कौन सी और उन जगहों में क्या क्या घटनाएं घटित हुई वो हम देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में हम मिर्जापुर, इलाहाबाद देख सकते हैं। इलाहाबाद के पास ही कोलडीवा एक जगह है। कोलडीवा की जगह पे क्या मिला है मित्रों, यहाँ चावल का जो खल होता है, मतलब जिसके अंदर चावल पाया जाता है वो मिला है कोलडीवा में, जिसका कालखंड माना जाता है 6500 ईसा पूर्व। तो कोलडीवा में चावल का खल मिला है, जिसको यानी बहुत अच्छी घटना मानी जाती है नवपाषाण काल की। ये कोलडीवा मित्रों याद रखना, चावल के खल पाए गए यहाँ 6500 ईसा पूर्व, जिसकी कालखंड माना जाता है। लहरू देवा मित्रों वर्तमान समय में जो मतलब एक मतभेद बना हुआ है या जो भी कंपटीशन एग्जाम में कहीं भी थोड़ा बहुत जो यानी प्रतिभागी के मन में जो संशय पैदा करता है वो क्या है, लहरू देवा। लहरू देवा वर्तमान में आप लखनऊ और गोरखपुर रोड पे पड़ता है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर जिसका पुराना नाम मगहर भी बोल सकते हैं, उसके पास में लहरू देवा जगह है। यहाँ प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले हैं और उस चावल का जो कालखंड माना जाता है वो कितना माना जाता है, 8000 ईसा पूर्व। तो कृषि के प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले वो हमें कहां से मिले हैं, मेहरगढ़ से। तो मेहरगढ़ में तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं जहां गेहूं और जौ की खेती होती है। लेकिन वर्तमान में जो भी पुरातत्वविदों ने खुदाई की है उसके आधार पर लहरू देवा को माना है कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, क्योंकि चावल यहाँ जो मिला वो 8000 ईसा पूर्व को मिला है। चावल ऐसे तो हो नहीं सकता, कृषि के द्वारा ही हुआ है। तो जो कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य वो वर्तमान में माना जाता है लहरू देवा। तो अगर कहीं मेहरगढ़ के अलावा क्वेश्चन में कोई अगर ऑप्शन मिले लहरू देवा जिसमें मेहरगढ़ ना हो तो उसको लहरू देवा क्लिक यानी आप टिक मार करके सही कर सकते हैं। अगर ये दोनों कहीं भी साथ में नहीं होंगे, अगर साथ में भी है तो आप लहरू देवा को मान सकते हो, यही सही है। वर्तमान समय में लहरू देवा ही चलता है। इस यानी प्रश्न का बहुत बार एग्जामों में आ चुका है, तो कृपया करके ध्यान रखना कि लहरू प्राचीनतम कृषि के जो साक्ष्य है नवपाषाण काल में मिले हैं मेहरगढ़ और लहरू देवा में से। आप ध्यान रखना वर्तमान अगर लहरू देवा ऑप्शन आए तो लहरू देवा ही क्लिक करें। अब आगे बढ़ेंगे टेकलकोट। टेकलकोट में सोने की बाली मिली है। ये भी बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न आ रखा है कि प्राचीनतम सोने के साक्ष्य किस काल में मिले हैं, तो नवपाषाण काल में टेकलकोट से सोने की बाली मिली है, वो सोने के प्राचीनतम साक्ष्य माने जाते हैं। ठीक है, बाकी इनके जो नवपाषाण काल के जो औजार वगैरह हैं उड़ीसा और छोटा नागपुर में मिले हैं। ठीक है, तो इनका ध्यान रखना। चौपनी मांडो में जो काले और लाल जो हमने मध्य पाषाण काल में पढ़े थे उन्हीं का ये चौपनी मांडो में भी नवपाषाण काल के औजार तथा काले वो लाल पत्थर जो जिसको हम कृष्ण लोहित बोलते हैं, कृष्ण लोहित मृद बाण भी मिले हैं। ठीक है, तो हमने ये चीज पढ़ ली उत्तर प्रदेश के आसपास और बाकी 3 पढ़े। अब आगे हम इसका पढ़ेंगे महत्वपूर्ण बिंदु। नवपाषाण काल के जो महत्वपूर्ण बिंदु है या कहां से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो हम चीज पढ़ेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु में सबसे पहले पढ़ेंगे कि नवपाषाण काल के जो किसान थे वो सबसे पुराने किसान माने जाते हैं। जो भी इसके किसान बोला सबसे पुराने कृषक किस काल में थे, तो नवपाषाण काल। भारत के इतिहास को इन्हीं काल यानी सबसे प्राचीन जो काल माना जाता है वो पाषाण काल माना जाता है, और इसमें कृषक जो खेती करना शुरू किया वो नवपाषाण काल में किया, इसलिए सबसे पुराने कृषक इसी काल में माने जाते हैं। चाक से बर्तन बनाना इसी काल में प्रारंभ किया था। इससे पहले सिर्फ हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। चाक से बर्तन बनाना 4500 ईसा पूर्व के लगभग मानव ने प्रारंभ किया, और कहां से, मेहरगढ़ के आसपास उस इलाके से प्रारंभ किया। लोग गोलाकार और आयताकार घरों में रहना प्रारंभ किया, मतलब मानव ने स्थायी जीवन तो शुरू किया था, गोलाकार और आयताकार घरों में रहना प्रारंभ किया। इसमें भी मित्रों जो गोलाकार हम मानते हैं कि नवपाषाण काल में क्या है, जो यानी धनी लोग और निम्न लोग थे उनमें आपस में भेदभाव होने शुरू हो गए थे, या धनी लोग अलग से अपना मकान है अलग से अपने कुछ भी बना के रहते थे उसमें। तो जिनमें गोलाकार और आयताकार मकानों में फर्क क्या है, जो धनी लोग होते थे वो गोलाकार मकान बना के और उसके केंद्र में रहते थे। ठीक है, यहाँ गोलाकार मकान बना के रहते तो वहां स्थायी जीवन भी होने लग गया, मतलब नवपाषाण काल में लोग स्थायी जीवन जीने लग गए। सोने की बाली आपको बता दिया टेकलकोट से मिली है।
ये महत्वपूर्ण बात मान सकते हैं। इसकी सोने की बाली मिली है टेकलकोट से। पहिए का आविष्कार, हम प्राचीन कक्षाओं में, जब पुरानी कक्षाओं में हम पढ़े हैं, बच्चे थे छोटे, तो पहिया का आविष्कार हुआ था। पहिए का आविष्कार मानव ने किया, वो इसी काल में किया था, नवपाषाण काल में। ये नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण घटना है, ठीक है। और अभी ये नवपाषाण काल में मानव ने क्या किया, जैसे नवपाषाण काल का अभी जो उत्तरोत्तर काल है, जहां मानव दूसरी संस्कृति या सभ्यता की तरफ बढ़ने लगा था, उस काल में क्या किया मानव ने, कृषि का उत्पादन अधिक रूप से, ठीक है, अधिशोषित या अधिपोषित जिसको बोले, अधिक रूप से करने लगा। जब अधिक रूप से मानव कृषि का उत्पादन करने लगा तो वो कहीं ना कहीं उसको किसी और को देना पड़ेगा। जैसे मेहरगढ़ में अगर गेहूं वगैरह होता था, इधर चावल होता था, तो इनका आदान प्रदान उसी इलाके के नजदीक जो भी होगा, जैसे यहाँ से मानव गेहूं ले रहा है, यहाँ कुछ दूसरी फसल हो रही है, तो अगर अधिक कर रहा है तो आदान प्रदान होना फसलों का प्रारंभ हुआ। तो जैसे आदान प्रदान होना प्रारंभ हुआ तो बीच में लोग, अगर वहाँ यातायात के साधन उपलब्ध नहीं थे, तो मानव ने क्या किया, शहरीकरण की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ये तो बस्तियों में रहते थे, तो नगरीकरण की तरफ जो कदम था पहला, वो नवपाषाण काल का ही मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ फसल का जो उत्पादन है वो अधिक मात्रा में मानव करने लगा। और अधिक मात्रा में फसल करके जो भी ज्यादा फसल होती थी उसको देके कोई दूसरी फसल, जिसको हम वस्तु विनिमय भी बोल सकते हैं, दूसरी फसल उसके बदले लेना मनुष्य ने प्रारंभ किया। तो इससे जब यातायात के साधन नहीं थे, दूर जगह पड़ती थी, तो उनके बीच में लोगों ने रहना प्रारंभ किया, और वहीं नगरीकरण की जो शुरुआत मानी जाती है वो इसी से मानी जाती है। इसका जो साक्ष्य मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, सिंधु नदी घाटी की एक सहायक नदी है हकरा, ठीक है। हकरा की सूखी घाटी से 47 बस्तियां मिली है, ठीक है, 47 बस्तियां, जिसको नवपाषाण काल की तो माना जाता है। लेकिन जो ये 47 बस्तियां हैं, इनका संबंध जो जोड़ा जाता है वो धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ा जाता है, कि ये सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ पहला कदम था, ठीक है। तो मित्रों, ये नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, महत्वपूर्ण जगह है। लेकिन अभी एक और चीज रह गई है कि नवपाषाण काल में जो कुल्हाड़ियों का उपयोग हुआ है वो हर क्षेत्र पे अलग अलग हुआ है, क्षेत्र विशेष के हिसाब से अलग अलग हुआ है। तो कुल्हाड़ियों के आधार पे भी हम देख सकते हैं कि इनके क्षेत्र विशेष को बांटा जाता है। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो 3 भाग, जैसे मैंने आपको बताया था, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी और दक्षिण। तो इनमें किस किस प्रकार की कुल्हाड़ी पाई जाती थी, तो उत्तर पश्चिम जो मेहरगढ़ वगैरह का इलाका, वहां कौन सी पाई जाती, वक्र धार वाली, मतलब तेज धार की कुल्हाड़ी पाई जाती है वहां पे, ठीक है, उत्तर पश्चिम में। उत्तर पूर्व इलाका, आप कोई उत्तर प्रदेश का ऊपरी इलाका से लेके ये असम, मिजोरम, यहाँ जहाँ की नागालैंड की पहाड़ियों में जो भी अपने को मिला है यहाँ के उपकरण, उसमें मान सकते हैं वहां क्या था, पॉलिशदार पत्थर की बनी हुई कुल्हाड़ियां मिलती थी, और आयताकार तो थी, लेकिन उसमें पत्थर कौन सा प्रयोग में लिया जाता था, पॉलिशदार। तथा दक्षिण में जो कुल्हाड़ियां मिली वो कौन सी, बगले अंडाकार तथा हत्था नुकीला होता था। तो उसका जो भी अंडाकार शेप दिया जाता था तथा उसका जो हत्था होता था वो नुकीला बनाया जाता। तो ये कुल्हाड़ी के आधार पर 3 क्षेत्रों को बांट के उनमें निम्न प्रकार की ये कुल्हाड़ियां, इसका उपयोग लिया जाता था। तो मित्रों, हमने आज पढ़ लिया नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के आते आते आगे जाके जो संस्कृति बनी है, जैसे ताम्र सभ्यता, ताम्रयुगीन संस्कृति, तो ताम्रयुगीन संस्कृति का आने का कारण क्या था, या नवपाषाण काल में मनुष्य ने पत्थरों को छोड़ के धीरे धीरे वो ताम्रयुगीन सभ्यता की ओर बढ़ा। ताम्रयुगीन की उसने इसके साथ साथ तांबे का उपयोग करना शुरू किया। कहीं कहीं खेती करता था तो पत्थरों से वो नहीं होती थी, या कोई जमीन जैसी थी उसमें पत्थर काम नहीं कर पाते, तो उसने तांबे की तरफ कदम बढ़ाया, तो वो ताम्रयुगीन सभ्यता की तरफ कदम बढ़ाया। वो हम अपने अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, ताम्रयुगीन सभ्यता। तो मित्रों, मैं मानता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक मैंने जितना सरल तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है आपको समझ में आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके या आप नोट्स बना के लिख सकते हैं। बहुत इजी तरीके से पढ़ाया है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।